हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी एच में आपका स्वागत है। तो अभी हम जो पीटी वाला बैच शुरू हो रहा है उसी के भी आप इन क्लासेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये चीज़ याद रखना कि इसका जो एनसीईआरटी के पीछे कराने का पर्पज़ यही रहेगा। मैं आपको ये बताऊंगा, देखो कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ में पीटी के लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है। दूसरी बात, आपको जब दोबारा एक बार तो इन क्लासेस के साथ आपको रिवीजन करना ही है। साथ में इसके बाद में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, आपको पूरा एक चैप्टर का लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को ओनली पूरा फोकस जो है लक्ष्मीकांत पे करना है। एनसीईआरटी में एक बार आप चीज़ें ज़रूर सीख सकते हो, उसके बाद में आप बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। बस कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर निकाल लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, उसके बाद में आप लोगों को पूरा फोकस जो है लक्ष्मीकांत पे करना है और अपना पीवाईक्यू पे करना है। तो सामाजिक राजनीतिक जीवन 1 क्लास शिक्षा का पाठ्य पुस्तक है। देखो, एक मैं पहले बता रहा हूँ, ये बात याद रखना कि 6 क्लास जो है आपकी मेंस के लिए, इनके लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, भारत की क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात तो ये चीज़ याद रखना। इकाई 1 है विविधता। अब देखो, विविधता आपका इंडियन सोसाइटी में भी आपको टॉपिक मिल जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ याद रखना है ये चीज़। तो अब शुरुआत करते हैं अपन विविधता की समझ। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरफ दिखती हो? इस पार्ट में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। अब है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आप पॉलिटी के मेंस के लिए आपके कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे और पीटी के लिए क्लियरिटी आपको लाएंगे। ये चीज़ याद रखना। तो इन चीज़ों को ऐसे मत समझना। 6 क्लास से एक बार ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। क्लासेस के साथ पढ़ लेना, एक बार खुद से पढ़ लेना, ठीक है। तीसरी बात, जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँ वो पढ़ लेना। उसके बाद में जितने भी टेस्ट है एनसीईआरटी के वो टेस्ट लगा लेना, बस एनसीईआरटी के यहीं तक। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको बार बार रिवाइज करते रहना। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। अनेक धर्म रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि में भी भिन्न होते हैं। ये बात सही है। देखो, हर धर्म के अकॉर्डिंग जो है सब कुछ चीज़ें अलग अलग हो जाती है, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अब जैसे भारत में सोचो एक जैसे लोग रहे, जैसे होता है ना कि मान लो सबके जैसा चेहरा रहता है तो कैसे हालात होते हैं, तो ये चीज़ तो और खतरनाक होती है ना। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधता वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए, कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपको चित्र अन्य 3 चित्र जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग, रूप और खान पान आदि में भिन्नता है। अब देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो पीटी के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेंगे, जैसे 6, 7, 8 क्लास तक, है ना। पर ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपके मेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। अभी देखो, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, पर ये चीज़ आपकी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका ऑप्शनल होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कि यहाँ मुझे साफ बोला गया, जैसे लोग, मैं फिर बता, देखो आप लोगों को ऐसा लगता हो कि मैं बीजेपी के विरोध करता हूँ, बात है कि है ना, ये बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ काम करते हैं। जैसे अभी आप देखोगे मांस की दुकानें बंद कराने बोलते हैं कि सब मांस नहीं खाना चाहिए, सब चीज़ें। भाई, ये हर धर्म का अपना अलग अलग है, हर धर्म बुरा नहीं मानता है, तो आप उनको अपने अकॉर्डिंग क्यों ढालना चाह रहे हो? यहाँ पे अपन है ना, इसी एनसीईआरटी में यही चीज़ सीखेंगे कि आप क्यों चाहते हो कि वो हमारे जैसे बने, हमारे जैसे कपड़े पहने, उनका खान पीन हमारा जैसा हो, हम जो मंदिर में जाते हैं वो भी मंदिर में जाए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे कल्चर जो है, जो हिंदू संस्कृति, उसको क्यों फॉलो करें भाई? क्यों करें फॉलो? आप यही तो बात समझने की है यहाँ पे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई भी ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद ही नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों के आपकी जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह, कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग है। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भारत जैसे, आप जैसे ग्रामीण परिवेश से हो तो वहाँ विविधता आपको कम मिलेगी। हो सकता है आपके सेम कास्ट के लोग ज़्यादा हो वहाँ पे। पर जब शहरों में जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आते हैं, रिलीजन के लोग आते हैं,
तो एक्सपोज़र ज़्यादा मिलता है, वहाँ सीखने को ज़्यादा मिलता है। तो ये जो एनसीईआरटी उसी बीएफ में लिखी गई है। ऐसे आप तो सोचोगे यार सर हमारे भी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सब जैसे एक जैसे लोग हैं। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मज़ाक की तरह लिया। मज़ाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने और छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़-भाड़, ये वाला लड़का, भीड़-भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वहाँ अंग्रेज़ी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी, अंग्रेज़ी मिले-जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार माँगा। उससे मुँह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज़ हैं। मैं बोला, मतलब है कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब तो जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया था कि हरी बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ी के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था मेरी तरफ। हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेज़ी का शब्द उसकी ज़ुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह! ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊँचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपनी आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता समीर का अर्थ है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। अब सोचो, मतलब देखो, बहुत बार इन दंगों में ऐसी चीज़ें खो देते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैं फिर बता रहा, राजनीतिक षड्यंत्र, सत्ता, ये सब सारी चीज़ें है ना, कुछ ही वर्ग या कुछ ही लोगों को संतुष्ट कर सकती है। कभी भी एक चीज़ याद रख लेंगे, गांधी जी क्यों जो है हिंसा का समर्थन नहीं करते थे भाई। ये चीज़ हमेशा याद रखना। हिंसा जो छीन सकती है ना, आप कितना भी प्रयास कर लो फिर वो लौटा नहीं सकते हो। लेकिन समीर मैंने शुरू ही किया था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा, ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ है। सोचो, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। देखो, ऐसा लग रहा हो कि ये स्टोरी एकदम रियलिटी है, एकदम रियल है, भारत की एकदम। अब मुझे बताओ, यही तो होती लेखन शैली। कोई ज़रूरी नहीं है रियल स्टोरी हो, और ऐसा बनाना, ये कला शैली, अगर आप ये मान के चलो ऐसे में शैली यूज़ कर लिए ना, तो आप याद रखना कि आपको ऐसे में बहुत अच्छे नंबर मिले। जहाँ अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर, या अब देखो यहाँ कहीं पे सांप्रदायिकता कैसे आए, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इस स्टोरी को। जहाँ समीर एक को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषा अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भी अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भिन्नताएं विविधता के पहलू है। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग भी है थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं।
आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। ये फ़र्क उसी फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। अब तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, यही कारण है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है या जो SC ST है, ठीक है, इसमें पढ़ाई का रेशियो जो कम मिलता है ना, उसका कारण ये है भाई, गरीबी है यार। बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं लोग। मैं फिर बारह बता रहा हूँ, बहुत दिक्कतें हैं भारत में भाई। एजुकेशन सिस्टम जो है कैपिटलाइज हो गया, पूंजीवाद हो गया उसमें। आज जो एजुकेशन ले रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। आप कम्पीट नहीं कर पाओगे, जब कम्पीट नहीं कर पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे तो ऐसी पढ़ाई का मतलब ही क्या है। सही बता रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत खतरनाक साबित हो रही है। पर वही बात है, कोई ध्यान नहीं देता। आतंकवाद हो जाएगा तो रक्षा उत्पादन में इतना बढ़ा देंगे, पर एजुकेशन में इनको 6% चाहिए एजुकेशन में। सोचो आज तक इन लोगों ने कभी नहीं दिया है, 2.5 से 3% तक पहुँचे हैं अभी तक। हाँ, रक्षा उत्पादन, पाकिस्तान अटैक कर दिया, लो 1000 करोड़ रुपये बढ़ गए। और कभी एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये बहुत राजनीतिक षड्यंत्र होता है, इसमें सब चालबाजी होती है। देश का डिफेंस सेक्टर का बजट बढ़ाने का मतलब सीधा सा बात है, बहुत बड़ा करप्शन। और उस करप्शन पे कभी आवाज़ नहीं होगी, उसकी अकाउंटिंग भी नहीं होती है कभी। मैं फिर बारह बता रहा हूँ, देखो ये समाज इतना कटा चटा है ना, और कभी किसी ने इसको एकजुट करने का प्रयास भी नहीं किया है। और स्वाभाविक सी बात है, फिर बोलते हैं नक्सलवादी बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। भाई आपने कौन सा प्रयास किया है इनके लिए जो नक्सलवादी ना बने सर। फिर जितना नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए आर्मी इतना सारी चीज़ें लगाई जाती है, अच्छा एजुकेशन में लगाई जाए, उनकी आवश्यकताएं समझी जाती, तो आज क्यों ज़रूरत है उन चीज़ों की। वही बात है, यह विविधता का रूप है नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोगों के पास न तो अवसर है, न ज़मीन या पैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। ये हुई ना बात, ये है कारण। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी। याद रखनी है, ये मानव निर्मित है, सरकारों की असफलता है, संविधान की असफलता है ये चीज़। जाति व्यवस्था असमानता एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे, ये चीज़ याद रख लेना। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पैसा भी नहीं बदल सकता। इसके लिए उसे ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इसने गैर बराबरी पैदा हुई। आप इसी बारे में अगली पार्टों में पढ़ोगे। ये है समाज, ये एक तबके को वहीं छोड़ दिया गया भाई, सोचा भी नहीं गया कि उसका क्या होगा। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अब देखो, जो बोलते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बना दो, सब संस्कृतियों का, सनातन संस्कृति को अपना लेना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें याद रखना। जैसे विभिन्न रंगों के फूल जो है खूबसूरती बढ़ाते ही है, कम नहीं करते हैं। आप चाहो कि गुलाब चाहे कितना ही महत्वपूर्ण नहीं, मतलब कमल का फूल कितना ही अच्छा ना लगता हो, सब जगह कमल हो जाएगा ना, उसकी महत्वता कम हो जाएगी। ये बात याद रख लेना। जो लोग चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे मंदिर रहे, मस्जिदें ना रहे, तो याद रखना मंदिर भी जो है ख़राब हो जाएंगे, तो मतलब नहीं रहेगा उन चीज़ों का। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपके भी सहेलियाँ होंगे जो आपसे बहुत अलग होंगे। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहने कर देखे होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद यहाँ तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाएं, भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर वो ज़्यादा कहानी बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ भी लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवनों, कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे, उन्हें जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानी लिखी है। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृतांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों में निकाल कर वो साहस की कहानियाँ लिखे। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी है, पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों की ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल और सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वो कैसी कहानी लिख पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, विविधता है तभी तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें रहेगी। भारत में विविधता का देश है। विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई सोचे तो वास्तव में हम एक
एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग। जैसे भाई कोई इबादत करता है, कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई मंदिर जाता है। अब लोगों ने इस प्रक्रिया को ही अलग बना दिया। गोल तो एक ही है ना, पर ये कोई नहीं जानना चाहता। हम विविधता को कैसे समझे? करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में घोड़े, ऊँट पे बैठकर जाते थे, फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर-बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर तक खाना नहीं मिलता था, तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण भी घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे, कुछ चीज़ों में पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का सम्मिश्रण होता रहता है। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान-प्रदान होता है और धीरे-धीरे एक मिश्रित यानी मिली-जुली संस्कृति उभरती है। अगर अलग-अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग-अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न देखो ये चीज़ है, मैंने याद करो अपने हिस्ट्री में पढ़े थे कि बंगाल में जो ब्राह्मण लोग भी है ना, वहाँ पे मछली खाते हैं। कारण है कि भाई उनके लिए वो मछली खूब उत्पादन होता है, चावल खूब उत्पादन होता है, तो उनके लिए अच्छा आहार का स्रोत है। फिर मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि जो मुस्लिम धर्म मिडिल एशिया में जन्म लिया, तो यहाँ पे सब ऐसे लकड़ी-वकड़ी थे नहीं, पेड़ ज़्यादा थे नहीं, तो यहाँ दफनाने की प्रक्रिया है। भारत में देखो नदी और पेड़ वो खूब है, तो नदी मतलब जल दाह भी होता है, एक अग्निदाह होता है। तो ये प्रभाव है, लोग अपना धर्म का नाम दे के उनको चीज़ों को क्या ही करोगे। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान-पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्ज़ी अनाज उगाते हैं, इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के 2 भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के ज़रिए समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो ये चीज़ याद रखना कि कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है भौगोलिक दृष्टि। लद्दाख ऊँचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान इलाका है, ये चीज़ याद रखना। एक मिनट रुको, आवाज़ ज़्यादा आ रही है। ये गेट बंद है, प्रॉपर्ली बंद है, तो फिर तो अपन कुछ ही नहीं कर सकते। आवाज़ जो आएगी वो आएगी, कोई नहीं। मैं थोड़ा लाउड बोलता हूँ। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है, पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। तो ये चीज़ याद रखनी, ये इधर है, जम्मू कश्मीर ऐसे रहेगा, तो ऐसे मतलब पहाड़ी रेगिस्तान इलाका है, याद रखना। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ हो पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर ही निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। अब ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, 2014 का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी प्री का क्वेश्चन। तो ये चीज़ याद रखना। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन की इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना और मांस खाते हैं। हर एक परिवार में कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर कई मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थान पर रूपी मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। अब यार रखना, केसर की खेती भी है ना जम्मू कश्मीर में, उधर ही होती है। थोड़ा ये चीज़ें याद रखना है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो केरल, अब देखो वहाँ की जो जलवायु थी उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डेवलप हुई है। अब वैसी चीज़ अब देखते हैं केरल में।
केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। याद रखना ये चीज़। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म आने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने तो जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ तो पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू व बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। अब देखो ये फ़र्क पड़ता है। अब देखो केरल मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है। तो याद रखना ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। नाव प्रतियोगिता होती है वहाँ पे, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ से अपने किले को क्या सीखने को मिला? जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों क्षेत्रों की चीन और अरब से आने वाले व्यापारी ने प्रभावित किया है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई है, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति उनने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। देखो इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों परंपरा में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनकी काफ़ी विविधताएँ हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक थे। दीन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दीन खून के हमारे, गोली खा के सोए जलियाला बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दीन खून के हमारे। हिंदू हो मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं कि एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के। भारतीय जननाट्य संघ इप्टा द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह गीत अमृतसर में हुई जलियाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय नीति लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान और सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें जो बहुत लोगों के जाने गए उससे भी ज़्यादा घायल हुए। ये गीत उन्हें शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या भारतीय झंडे की कहानी जानती है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारतीय के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारतीयों में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारत एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथा को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही नहीं थे जिन्होंने भारत की विविधता को वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी राष्ट्रीय एकता का ही अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता वर्णन करता है अपने शब्दों में लिखिए। भाई आप राष्ट्रगान में देखोगे ना तो नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, सब चीज़ों को उसमें उल्लेख किया गया है। इसीलिए जो है वो एकता का परिचायक है। ये चीज़ याद रख लेना। ये थोड़ा आवाज़ आ रहा है, थोड़ी देर अपना स्टॉप करते हैं, फिर थोड़ा बाद में रिकॉर्ड करता हूँ। ज़्यादा आवाज़ आ रही है तब सेकेंड अध्याय शुरुआत करते हैं। तो पहले बता रहा हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये।
इसके लिए एक चीज़ याद रखना, ठीक है। विविधता भेदभाव, पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरे से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, फिर उन्हें कई गतिविधियाँ समूह में शामिल नहीं किया जाता। सबसे ज़्यादा जो ये होता है विकलांग लोगों के साथ होता है। फिर उसके बाद में महिलाओं के साथ होता है, SC ST के साथ आता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे दोस्त हमारे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, हमें दुख होता है, गुस्सा आता है, हम ऐसा ही महसूस करते हैं कि आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है। इस पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय यार अति संवेदनशील है। और मैं फिर बता रहा हूँ, जिस दिन इन लोगों के साथ न्याय होगा ना, उस दिन समझ लेना कि संविधान है। नहीं, स्पेशल लोगों तो स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब जो पैसे वाले लोग हैं उनको तो पहले से ही ट्रीटमेंट मिलता है ना, तो ऐसे लोगों का क्या ही मतलब है, ये चीज़ याद रखना। हम क्या है और हम कैसे हैं, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह, भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधता वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 16 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। जो लोगों की मातृभाषा है, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित व अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते वे हमसे अलग क्यों है। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोग अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले लोगों को आलसी में सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। अभी देखो, दोनों पूर्वाग्रह है। अभी देखो, ये कोई चीज़ें है नहीं जो इसमें कोई काम आने वाली है, बस ये थोड़ी एक आइडिया लग जाएगी पूर्वाग्रह क्या होता है। अब जैसे शहर के जो लोग हैं, ग्रामीण लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, देखो, आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। चलो ये बात तो सही है, अभी भी लगभग 65% जनसंख्या रहती है। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, क्या बात करें। अब ये पूर्वाग्रह है। फसल की बुआई कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12-14 घंटे तक काम करते हैं। थोड़ा बहुत सही अवसर पर ऐसा भी नहीं है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतर करने को बाध्य होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कारण है। शहरी लोग जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। ऐसा भी नहीं, पूर्ण रूप से ऐसा नहीं होता है। शहर में लोग अपने परिवार सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। थोड़ा बहुत है, हाँ, ठीक सही गलत मान सकते हो। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ऐसा भी नहीं है भाई, शहर में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। ये बात सही है। तो ये पूर्वाग्रह होता है, लोग उसको पूर्ण रूप से सत्य मान लेते हैं, तब दिक्कतें होती हैं। आधा सत्य होता है, आधा झूठ होता है, ये चीज़ याद रखना। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों का अज्ञानी तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उस पर हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो पूर्वाग्रह को रूप लेती है। जैसे भाई ऐसे SC ST लोग ऐसे होते हैं, मुस्लिम लोग गंदे होते हैं, अभी पूर्वाग्रह होता है। ज़्यादातर ये राय नकारात्मक तो होती है, जैसे कथनों में दिया गया। लोगों को आलसी कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक ही तरीका सबसे अच्छा है और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है तो दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणामस्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। ये बात सही है, भारत में खास तौर से चीज़ें आजकल खूब है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरे के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। ये बात सही है। विकलांग लोगों के साथ, ट्रांसजेंडर लोगों के साथ कितना मजाक होता है। लड़के और लड़कियों में भेदभाव, समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित है कि एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है। आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं,
तो यहाँ ये तो कैसे ऐसा ही होता है, हम इसमें सोचने वाली क्या बात। आइए देखिए कि क्या ये सच्चाई है। छोड़िए, चीज़ का मतलब नहीं। जब देखो इनको कुछ कुछ बोलते हैं, तुम दूसरे कितने अलग दिखती हो, क्या इसका दिमाग सही है। ऊपरी क्षेत्र में जो बच्चे हैं उन्हें अपने पहले विकलांग कहा जाता है। इस शब्द का बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, खास जरूरत वाले बच्चे, उनके बारे में लोगों को पूर्वाग्रह यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ ही उनके अपने भावनाएं विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या इस पर चर्चा कीजिए। आप अपनी राय में खास जरूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए, उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए, अपने जवाब के पक्ष में तर्क देना चाहिए। लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। अभी थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा। तुम दूसरों से कितने अलग दिखती हो। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। मुझे क्या सा दिमाग है सिर्फ इसलिए कि मैं टांगे नहीं चल पाती। जो भी है, मतलब सही क्लियर दिख नहीं रहा, पर तो ठीक है। मतलब मेन मनोभावना ये है कि भाई जो दिव्यांग लोग होते हैं, समाज उनको पहली बात तो पाप की अवधारणा से देखता है कि पिता ने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे। अब इससे बड़ा क्या ही अन्याय हो गया इन लोगों के साथ। सोचो, सबसे बड़ा अन्याय तो यही है कि तुमने जस्टिफाई कर दिया। अगर हम इस कथन को ले वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि ये गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों की गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता पिता परिवार के अन्य सदस्य अक्सर ये चुप कराते हैं कि रो मत, तुम ठीक, तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। रोते नहीं फिर। ये किसी ने मेंस ऐसे में क्वेश्चन पूछा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का ये मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे। और जैसे जैसे महिलाओं के बारे में, वे कोमल अमृत स्वभाव की है, वे बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में वैसे गुण समाज से होते हैं, ऐसा व्यवहार समाज से सिखाती है। सब इस बात है। आप उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल मृत स्वभाव की नहीं होती, शरारती होती है। लोग उनको भाई अलग नज़र देखने लग जाते हैं, इसलिए वह दूसरे के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, जो लड़कियाँ ऐसी होती है। समाज की मान्यता को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो इसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ये चीज़ याद रखना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो इसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे भाई, जो मुसलमान लोग हैं वो सारे गंदे लोग होते हैं। अब ये रूढ़िबद्ध धारणा है। कई बार हम किसी खास लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको हम कम करने की काबिलियत शायद हम में हो। अभी देखो, कुछ मुसलमानों के बारे में ये आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन यह दिखा रहा है कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण। देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये चीज़, मेन कारण ये है। गरीबी वजह से वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास है। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों को स्कूल पहुँचने से मदद मिलती है। उनके 60% ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारणों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियाँ भी शामिल हैं। दूसरे राज्य में चाहे ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहाँ गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे मुसलमान हो, जनजाति हो या अनुसूचित जाति के। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैरहाजिरी कारण धर्म नहीं, गरीबी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी के रूप में डालिए कि केरल में कैसे बदलाव आया।
फिर बता रहा हूँ ना, राजनीतिक षड्यंत्र सब चीज़ें धर्म की तरफ घुमा दी जाती है ताकि उन पे कोई आवाज़ ना उठाए, उनकी जो विफलता है उस पर कोई ना बोले। जब केरल इतना छोटा सा देश कर सकता था और देश क्यों नहीं कर सकते। स्वाभाविक से बात है कि करने की राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति है ही नहीं। असमानता भेदभाव भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ एक्टिविटी में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में नहीं रहने देते, एक ही कोई हेडकम से पानी नहीं लेने देते, दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। आज भी पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ, ऐसा ही होता है SC ST के साथ। भेदों के कारणों से हो सकता है, आप याद करेंगे पिछले पार्ट में समीर और समीर एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। ये विविधता के पहलू पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हो। दोनों समीर में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का भी था। समीर दो गरीब ये कैसे हो गए? समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, गरीबी अच्छा से गरीबी होगा। समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं, गरीबी विविधता का पहलू नहीं है, शायद यहाँ गरीबी आएगा तब जाके कुछ सेंटेंस बनेगा। समीर दो गरीबी विविधता का पहलू नहीं है तो असमानता है। बहुत लोगों के पास खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतें पूरा करने के लिए साथ में पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तर, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ है? सही है, ठीक है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे सामुदायिक सदस्य जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, ऊपर से यदि वे गरीब उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं थे, इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह, खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ये चीज़ याद रख लेना। दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों की अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। भेदभाव का सामना करने पर अब जो जाति के आधार पर किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग बैठाना भेदभाव के एक रूप है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ बहुत खतरनाक। भारत जब तक इन चीज़ों से आज़ाद नहीं है ना, अंग्रेजों की गुलामी से चाहे आज़ाद भारत 1947 में हो गया। मैं तो बोलता हूँ आज भी तो भारत आज़ाद चली है। सामाजिक समस्या है वो आज भी बनी हुई है, आर्थिक असमानता है। अपनी आजीविका को चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती, बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। ये जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थे। जिन्होंने अपने आप की सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा था उन्होंने अपनी एक ऊंची जाति का उत्कृष्ट का जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गाँव के कुएं से पानी लेने, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे ऊंची जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकतर हासिल था उससे उन्हें तथाकथित अछूत वंचित रखा था। मैं ये बता रहा हूँ आज भी ये हकीकत है। दिखेगा आपको कि लोग साथ में पढ़ रहे नो। भेदभाव जो है बहुत खतरनाक चीज़ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता, दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका महार जाति में जन्म हुआ जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो खुद करते थे। उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था और गाँव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था में बाहर निकल पाए। अब देखो ये है ना जो इनकी शिक्षा ये कोई नहीं मानता है। दलित मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनको अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर अपना धर्म परिवर्तन के करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसे समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की।
अगले पृष्ठ पर हमें देखेंगे कैसे भारत के मशहूर हस्ती का भेदभाव का सामना करना पड़ा, मतलब भीमराव अम्बेडकर। ये भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए हैं। भारत के महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनके 1901 में हुआ था, जब वह केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। हम 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दी। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता ही नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। नीचे ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसे कि हम हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुँह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। वे बहुत चक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हमें वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी आए नहीं थे और नहीं उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा शुरू में जो खुशी उत्साह की भावना थी, उसकी जगह बत्ती उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर भी कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था वो कि हम महार है, उसको पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। सोचो, ये भारत है हमारा, महान भारत। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। यह है असली भारत। क्या ही करोगे। कल्पना करके देखिए कि कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। वह कितना अपमानजनक दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर रहे, आप सोने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। ये छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक दूसरी जगह से जाने की साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखो ना, कोविड-19 में जब हुआ तो लोग कैसे भाग रहे थे। सोचो, ये तो कुछ समय काल 1-2 साल चला। सोचो, जिन्होंने हज़ारों शताब्दियों से यही झेलते आ रहे, उनके लिए क्या होगा वो चीज़। स्टेशन के सभी गाड़ीवानों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। समानता के लिए संघर्ष, ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों और तो जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कि पहले बात हुई थी, हम बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों उनकी ऊँची ब्याज दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानता और विचार किए। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर। इसीलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानता के अहम मूल्यों की तरह माना जाता गया। हम सभी एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। और इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद काम करने चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, आप बाहर रहते हो या मान के चलो आप जिस परिवेश में रहते हो सकता है वहाँ हो, पर क्या पूरे भारत में ऐसा है? अब जब नहीं है तो फिर कैसे बोल सकते कि है ही नहीं। नौकरी सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि गरीबों, मुख्यधारा से अलग थलग पड़े समुदायों की समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए।
संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह भी महसूस कराया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पार्टी इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। हाँ, ये हुई ना बात। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। दैट्स द रियलिटी। भारतीयों के लिए समानता मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बन सके, इसके लिए लोगों संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। तब जाके भारत रियलिटी में, वास्तविकता में आज़ाद हो पाएगा। ये बात याद रख लेना, ठीक है। इसके 2 अध्याय तक अपन रखते हैं। लगभग इसमें 9 चैप्टर है ना, तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे। 1-1 घंटे की वीडियो रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।